चलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डी ब्लॉक का 5th लेक्चर। और लास्ट क्लास में हम m+2 से m रिडक्शन पोटेंशियल हमने समझा था। ठीक है, आज हम समझेंगे m+3 से m+2। अगर हमारे को पिछले वाला समझ में आ गया था तो अब वाला समझने में कोई लोचा नहीं रहेगा। तो लिखना है यहाँ पर, हेडिंग डालो, ट्रेंड्स इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ m+3 से m+2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अभी लिखने से पहले आप समझ लेंगे ये बहुत सिंपल है। क्या है ये? बहुत सिंपल। मान करके चलो मैं आयरन की बात कर रहा हूं। आयरन का क्या नंबर होता है? 26। क्या नंबर होता है भाई? 26। तो एक मैं आयरन की कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, एक मैं आयरन +3 की कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, एक मैं आयरन +2 की लिखूंगा। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद मैं ये बताऊंगा कि आयरन Fe+3 से Fe+2 जाने में इस खुश है या दुखी है, मतलब वैल्यू इसकी ज्यादा पॉजिटिव है या ज्यादा नेगेटिव है, ये वाली बात। तो 26 मेरे को कैसे पता लगा? 26 पता लगा, ऐसे हाथ रखा, सक टी व कर मन, या तो आया नहीं फे, यहां है ना, तो 6 पे आया तो 26। अब आप सबको पता है आर्गन 18 तो सब में ही होता है ना, अरे बोलो। तो आर्गन 18 हटाओ, ये 4s2 3d6 हो गया। क्या हो गया? 4s2। अब तुम्हें पता है कि लिखते हैं 3d6 पहले लिखते हैं, 4s2 बाद में लिखते हैं। ये हो गया। अगर +3 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3d में से 1 निकलेगा और 4s में से 2। तो तू बताइए कैसी हुई, स्टेबल या अनस्टेबल? D5 स्टेबल है ना, D10 फुल होता है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। तो ये वाली आपकी क्या हुई? स्टेबल। वही अगर ये हमारी होती सपोज Fe+2, तो +2 का क्या मतलब होता? सिर्फ 4s निकला है और बचा क्या? तो ये बताओ, ये वाली कैसी है? अनस्टेबल। तो विच वन इज स्टेबल, +2 या +3? +3 स्टेबल। तो क्या वो +3 से +2 में कन्वर्ट होना चाहेगा? वो कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा। और अगर ये कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा तो मेरी बात सुनना, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, या फिर आई कैन से मोर नेगेटिव, लो। नेगेटिव जितना होगा वो लो होगा ना, तो Fe+3 से Fe+2 की वैल्यू क्या हुई? लो। ये बात समझ आई? एक और एग्जांपल लो, यहां ध्यान देना। ये आपका केस नंबर 1 था, फर्स्ट केस। ठीक है, ये रटने का नहीं है भाई। कौन कह रहा है रटने का? ये रटने का नहीं है। केस 2 उठाते हैं। केस 2 हम बात करते हैं किसकी? Mn की। अगर Mn की मैं बात करूं तो Mn क्या होता है? 25 है ना। तो 25 का मतलब होता है 3d5 4s2। अरे बोलो, फिर एक आप निकालेंगे Mn+3। ठीक है, Mn+3 क्या हो जाएगा? 4s के 2 निकले, 3d4। 3d4 क्या है? कोई खास स्टेबल तो है नहीं, यहां लिख दे काका अनस्टेबल। और वही अगर मैं बात करूं Mn+2, तो Mn+2 क्या हुआ? 3d5 4s0। तो ये हुआ स्टेबल। इज दैट क्लियर? तो अब बताओ, ये अनस्टेबल से स्टेबल में आना चाहेगा नहीं चाहेगा? अरे +3 से +2 में। तो अगर मैं कहूं कि E0 वैल्यू Mn+3 से Mn+2 की क्या होगी, तो क्या होगी बच्चों बताओ? हाई होगी ना। ये वाली बात रटने की तो नहीं है, बोलो। इसे फटाफट लिखेंगे जल्दी। तो बच्चों आएंगे केस 3 में। केस 3 किसका उठाएंगे? क्रोमियम का। क्रोमियम कितना होता है? 24। तो 24 की बात करेंगे तो 4s2 3d4 दिखता है, लेकिन होगा क्या? 4s1 3d, अरे होता है ना, क्रोमियम का 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो ये आपका हो गया 3d5 4s1। इसका Cr+3 निकाल, और क्या निकालना है? Cr+2। Cr+3 क्या हो जाएगा? 4s0 1 निकला और 3d3। और ये क्या हुआ? 2 निकालना होता तो 4s0 निकलता और 3d4। कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है? देखा जाए तो कोई भी स्टेबल नहीं है। लेकिन आपको एक चीज समझाता हूं, जो D3 कॉन्फ़िगरेशन हुआ करती थी, D3, अगर मैं ये बात करूं कि d ऑर्बिटल आपका ब्रेक हुआ किसमें? T2g और Eg में। तो नीचे T2g होता था और ये क्या होता था? Eg। ये कंसीडर ये करते हैं कि कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल में अगर हुआ, कंपाउंड अगर ऑक्टाहेड्रल में हुआ तो T2g के तीनों भर जाएंगे इन केस ऑफ D3। लेकिन अगर D4 हुआ तो वो ऊपर वाला भी एक भरेगा।
तो ये कहते हैं कि D3 इस वजह से स्टेबल है क्योंकि T2G3 हाफ फिल्ड हो जाता है। आप कहोगे मुझे कैसे, सर क्यों टेट्राहेड्रल में ले लो जब क्रोमियम का टेट्राहेड्रल का कोई कंपाउंड नहीं है। समझ रहे हो बात को? बोलो। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये क्या कहते हैं, YCr+3 का, देखो क्रोमियम की अगर आपने पीछे चेक करी हो तो +6 और +3 स्टेबल थी, तो +3 क्यों स्टेबल थी, ना हाफ है ना फुल है, तो वो कहता है D3 हाफ स्टेबल इसलिए है क्योंकि T2G3 हाफ फिल्ड हो जाता है अगर वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है। तो यहाँ पर लिखना E0 Cr+3 से Cr+2 लो वैल्यू है, वाई, बिकॉज Cr+3 is stable due to exactly half filled T2G3 configuration. Is that clear? अच्छा, ये वाली बात आपको तभी समझ में आएगी अगर आपने क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा होगा। ठीक है, लिख लो इसे। नेक्स्ट, अब आपके कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे ये वाला आपका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल वाला मामला तो हो गया। अब नेक्स्ट आपका क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लिखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। जैसे आपको पता है कि अगर ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और यहाँ पे हमारा सन है, ठीक है, तो अर्थ अपने स्पिन पे भी एक तो घूमती रहती है, ठीक है, एक इसका स्पिन मोशन होता है। स्पिन मोशन से क्या होता है, दिन रात होते हैं, दिन एंड रात, अरे यही होते हैं ना। और जो ऑर्बिटिंग करता है उससे क्या होता है, उससे सर्दी गर्मी ये सब आती है, तो उस वाले को बोलते हैं ऑर्बिट मोशन और इस वाले को बोलते हैं स्पिन मोशन। तो ऐसा ही न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का भी होता है। इलेक्ट्रॉन एक तो न्यूक्लियस के अराउंड भी घूम रहा होता है, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन, इस वालों को क्या बोलते हैं, और जो अपने ही एक्सिस पे अपने ही अराउंड ऐसे ऐसे घूम रहा होता है इसको बोलते हैं स्पिन मोशन। क्या बोलते हैं? और आपको पता है चलता हुआ इलेक्ट्रॉन करंट कैरी करता है और जहां भी करंट आता है वहां मैग्नेटिज्म आता है, मानते हो ना? तो मतलब कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसमें मैग्नेटिज्म आता है, ये बात समझ रहे हो आप? तो यहां ध्यान दो, जो मैग्नेटिज्म होता है ना किसी भी कंपाउंड का, मैग्नेटिज्म इज मेजर्ड in terms of magnetic moment, in terms of magnetic moment। मैग्नेटिक मोमेंट को हम जो शो कर रहे हैं वो कैसे शो कर रहे हैं, म्यू से। कैसे शो कर रहे हैं, म्यू से। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है म्यू, वो किस किस की वजह से आ रहा है, एक स्पिन मोशन की वजह से आ रहा है और एक किसकी वजह से आ रहा है, ऑर्बिटल मोशन। ये मानते हो नहीं मानते? जो स्पिन मोशन होता है उसकी वजह से, जो अपने ही एक्सिस पे घूमे जा रहा है उसकी वजह से आता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम और इसकी वजह से आता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। देखो एंगुलर मोमेंटम एट दिस पॉइंट आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस आप ये चीज समझो कि कोई चीज रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम नहीं है, अगर चल रही है तो उसका मोमेंटम है। तो ये दोनों मोशन ही तो हैं। तो स्पिन मोशन की वजह से क्या आया, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और इसकी वजह से क्या आया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इज दैट क्लियर? तो यहां पर लिखो, इसकी वजह से स्पिन एंगुलर मोमेंटम और इसकी वजह से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? कोई दिक्कत यहां तक? राइट पोर्शन मिटा दो। तो जो हमारी 3D सीरीज के एलिमेंट होते हैं 3D सीरीज में कौन सा होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम एंड सो ऑन। और 4D सीरीज में क्या होता है, यहाँ पे भी कोई एलिमेंट्स होते हैं, और 5D सीरीज में भी यहाँ कोई एलिमेंट्स होते हैं, मानते हो?
तो जो आपका 3D सीरीज में एलिमेंट है, ऑब्वियस सी बात है, अगर 3D सीरीज के एलिमेंट है तो यहाँ पे ऑर्बिटल कौन सा होगा? 3D ऑर्बिटल। यहाँ कौन सा ऑर्बिटल होगा? 4D ऑर्बिटल। यहाँ कौन सा होगा? 5D ऑर्बिटल। साइज स्मॉलर किसका है, 3D का या 5D का? 5D का स्मॉलर है। अरे साइज स्मॉल स्मॉल, 3D का स्मॉल है। 3D का स्मॉल है, ठीक है, यही बात समझ। अरे यार सिंपल सी बात है, 3D है छोटा है, 1s 2s में 1s छोटा होगा 2s छोटा होगा, 1s छोटा होगा, तो 3D स्मॉल है। साइज का क्या इंपैक्ट है? साइज का ऑर्डर है 3D से बड़ा 4D है और 4D से बड़ा 5D है। तो वो ये कहता है कि जितने भी 3D सीरीज के एलिमेंट है ना, उसमें क्योंकि ऑर्बिटल छोटा है, 3D सीरीज में क्या है? ऑर्बिटल छोटा, तो स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू काफी कम रहती है। क्या कह रहा है? ऑर्बिटल छोटा है जिसकी वजह से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू काफी, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो सिर्फ किसकी वजह से आता है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से। तो फॉर 3D सीरीज क्या लिखना है आपको कि जो 3D सीरीज है, द मैग्नेटिज्म is only due to spin motion as orbital angular momentum is negligible, is that clear? वो क्या होता है? नेग्लिजिबल। तो अगर मैं बोलूं कि मैग्नेटिक मोमेंट अगर मेरे को निकालना है किसके लिए? फॉर 3D एलिमेंट्स, तो उसके लिए मैं यहाँ पता है क्या लिखूंगा कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसके लिए मैं मैग्नेटिक मोमेंट सिंपल लिखूंगा क्या, कि वो उसको हम बोलते हैं स्पिन ऑनली। क्या बोलते हैं उसको? लेकिन वही अगर मैं 4D और 5D के लिए बोलूंगा तो क्या वो सिर्फ स्पिन की वजह से आ रहा होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 4D का साइज ठीक ठाक है, वहां पे मैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को निग्लेक्ट नहीं कर सकता। 5D वाले का भी साइज क्या है? देखो ये क्वेश्चन मैं बच्चों को पिछले 3-4 सालों से बता रहा हूं कि ये आएगा, लेकिन ये आज तक नहीं पूछा ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में। तो अब कब आएगा ये नहीं पता, क्योंकि है ये एनसीईआरटी की लाइनों में, ठीक है। अब जब मर्जी पूछ ले। तो जो म्यू स्पिन ऑनली निकलता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ निकलता है स्पिन मोशन की वजह से, जो काउंट होता है विद द हेल्प ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। रूट nn+2 ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है ना, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? अरे बोल भाई, फटाफट लिखो इसे जल्दी से। चलो बच्चों यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ये मतलब था कि 3D ऑर्बिटल में एक्चुअली हो क्या रहा है, जो ऑर्बिटल वाला पार्ट है वो निग्लिजिबल है। उस बात को इन्होंने एनसीईआरटी में एक स्पेशल लाइन लिखी हुई है, वो लाइन मैंने एनसीईआरटी से उठा करके यहाँ पर लिखी है क्या, कि जो 3D सीरीज में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो कंट्रीब्यूशन था वो नहीं था ना, या मैं कह चुका हूं कि हट गया है ना वो वाला, तो वहां पे उन्होंने वर्ड यूज कर रखा है फॉर द 3D सीरीज एलिमेंट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इफेक्टिवली क्वेंच्ड। क्वेंच्ड का मतलब यहाँ पर यूज किया है उन्होंने खत्म हो जाना, सप्रेस हो जाना, बंद जाना, मतलब बंद हो जाना, बुझ जाना, समझ जाओ। मतलब क्वेंच, यहाँ पे ना क्वेंच वर्ड जो है, अगर आपको पेपर में दिया ना एजर्शन रीजन में, तो आप क्वेंच वर्ड शायद अगर इंग्लिश जानते होगे तो आंसर कर कुछ समझ पाओगे कि किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, वरना नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पे क्वेंच जो उन्होंने वर्ड यूज किया है वो किस वजह से है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो कंट्रीब्यूशन था वो इफेक्टिवली सप्रेस हो चुका है। सिर्फ कौन बचा है? सिर्फ बचा है स्पिन मोशन वाला। ये बात समझ में आ गई? अब मेरी बात सुनना,
यहाँ पे n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट से कैसे रिलेट करता है ये मैं आपको बताता हूं। ये लेफ्ट वाला पोर्शन मिटा दूं, अगर मान लो n की वैल्यू 1 है तो ये सॉल्व होकर के म्यू की वैल्यू क्या आएगी, √1 × 1 + 2bm। अरे बोलो, तो ये वैल्यू आ गई √3bm, और √3bm का मतलब होता है 1.7bm। इज दैट क्लियर? तो वैसे ही अगर आप 2 वैल्यू डालोगे तो 2 × 2 + 2 √6 हो जाएगा, √6 की वैल्यू हो जाएगी 2.8। तो मैं आपको डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूं, n अगर 1 होगा तो म्यू की वैल्यू आएगी 1.7, 2 होगा तो 2.8, 3 होगा तो 3.9, 4 हुआ तो 4.9, 5 हुआ तो, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है उतना पॉइंट बोल रहे। और याद रखना 7 से स्टार्ट है, 8, 9, 9, 9। तो ये डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया। अब आप मैग्नेटिक मोमेंट देखते ही बता दोगे, कोई कह रहा 3.9 मैग्नेटिक मोमेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे, 4.9 अनपेयर्ड कितने रहे होंगे, 4। समझ गया बात? तो ये आपका टॉपिक था। और यहाँ पे डेफिनेशन ये एक्सप्लेन करते हैं थोड़ी सी, एक करते हैं पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स की, ठीक है, और एक करते हैं डायामैग्नेटिक कंपाउंड, डाया मैग्नेटिक कंपाउंड, और एक किसकी करते हैं गाइस, फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड, फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड। तो ये 3 डेफिनेशन इन्होंने दे रखी है। डायमैग्नेटिक वो कंपाउंड होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बिल्कुल रिपेल करते हैं, पैरा थोड़ा सा अट्रैक्ट करते हैं, और फेरो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो यहां ध्यान दो कि पैरामैग्नेटिक कंपाउंड आर दोज which attract मैग्नेटिक फील्ड लाइन को MFL लिख दूं, which attracts मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और यहां पर क्या लिखेंगे, डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स आर दोज which repels मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये क्या है, फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स आर दोज which strongly attracts magnetic field line। is that clear? अब लिख लो इसे, फिर कंडीशंस बताता हूं क्या क्या होती है इनकी। नेक्स्ट आता है भाई कि कंडीशन क्या है, कैसे पता लगाएंगे पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। अब मैं हर बार मैग्नेटिक फील्ड में तो लेके जाऊंगा नहीं कंपाउंड को, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक के लिए क्या कंडीशन है कंपाउंड के होने के लिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम से कम एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मेटल आयन। ओके, कम से कम कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कम से कम बता रहा हूं एक होना चाहिए। डायामैग्नेटिक की कंडीशन क्या है, देखो डाया का तो नाम ही डाया है ना, डाया मतलब दो, दो मतलब ऑल पेयर्ड, समझ गए, कोई अनपेयर्ड नहीं बचा। तो डायमैग्नेटिक के लिए क्या कंडीशन है, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मेटल आयन। और एक और चीज, मैग्नेटिज्म होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने से बढ़ेगा या कम होगा, क्योंकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो जो मैग्नेटिज्म होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये लिख लो, दिस वाज ऑल अबाउट मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है भाई, क्या
चलो बच्चों याद ध्यान देना, यार मत करो ना। जो फॉर्मेशन नेक्स्ट आता है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं ना, रीजन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स। तो यहां ध्यान देना, रीजन है पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। क्या रीजन है गाइस? पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। और जितने भी तुम्हारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थे भैया, बोलो, जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थे, उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल के साथ कौन बॉन्डेड था? लिगेंड्स। और लिगेंड्स क्या करता था? आते ही भैंस की वो डी ऑर्बिटल का क्या कर देता था भाई? स्प्लिटिंग। अरे बोलो। तो डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डी से ही डी में जाने पर क्या देता था? कलर देता था, डीडी ट्रांजिशन देता था। तो डीडी ट्रांजिशन कलर का रीजन है। क्या है? हाँ, वही लिगेंड हटा दो तो ये वापस मिल जाएंगे, और वापस मिल जाएंगे फिर क्या होगा? कलर गया। तो इट्स ऑल अबाउट लिगेंड। लिगेंड है और पार्शियली फिल्ड मतलब अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल है तो कलर दिखाएगा, अगर फुली फिल्ड है तो कलर नहीं दिखाएगा। तो यहां लिखना कलर इज ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। कलर किस वजह से है गाइस? कलर इज ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। ये डीडी ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैसा वर्ड है गाइस ये? डीडी ट्रांजिशन काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है भाई, डीडी ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट वर्ड है। याद चेक करना, इफ मेटल आयन कंटेन all paired electrons then compound will be either white और कलरलेस। व्हाइट होगा या फिर, अरे बोल भाई, व्हाइट होगा या फिर, ये समझ में आ गए? बोलो। डन। फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड डन। नेक्स्ट लिखो, पहले आप इसे लिख लो फटाफट। बच्चों बात कुछ ऐसी है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहां पे कॉम्प्लेक्स का मतलब सिंपल किससे दिया गया है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। किससे दिया है बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का मतलब सीधा सीधा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है। अब क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो कि इसके बाद वाला है वो हम पहले पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेशन वाला, तो आपने ये चीज देखी होगी कि मैंने सीआर के अराउंड 6 फ्लोरीन लगाने के लिए मना किया था। अरे बोलो, सीआर क्या +6 में पहुंच रहा था जब एफ लग रहे थे। रीजन क्या बताया था? बहुत ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग हो गई थी कि भाई बहुत ज्यादा तू भैंस की वो दिमाग सा खराब कर लिया, भाग यहां से, और मैं तेरे को बनने नहीं दूंगा। ठीक है भाई। अब आप सोच करके देखना, एक मेटल के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या लग रहा होगा? अट्रैक्टिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन थोड़े से चले जाएंगे तो प्रोटॉन तो नहीं गए ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन चले गए। तो अब बताओ ज्यादा अट्रैक्टिव चार्ज लग रहा होगा या कम? ज्यादा। अरे क्योंकि अरे चोमू आदमी, इलेक्ट्रॉन चले गए, अब जो बचे इलेक्ट्रॉन है उन पे लगेगा ना, क्योंकि जो चले गए उन पे तो लगेगा नहीं। बोलो। तो अब ज्यादा अट्रैक्टिव चार्ज लगने की वजह से जो कैटायन आपका बना उसका साइज कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए? समझ गए? तो मान करके चलो सीआर के अराउंड आप 6 फ्लोरीन नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये पढ़ा है कि CrF6 होल -3 बनता है। CrF6 होल -3
ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बड़े शॉक से बनता है। बोलो, यहां पे Cr पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? +3। क्या हुआ? +3। मतलब Cr के अराउंड 6 फ्लोरीन नहीं लग पा रहे, जो क्वाइट बड़ा है, और Cr+3 जो क्वाइट छोटा है उसके अराउंड 6 फ्लोरीन लग पा रहे हैं। ये बात थोड़ी सी दिक्कत नहीं क्रिएट कर रही? अरे बोलो यार, बड़े एटम के अराउंड 6 फ्लोरीन नहीं लग रहे, छोटे जो कि +3 स्टेट में है उसके अराउंड 6 फ्लोरीन लग रहे हैं। अरे बोल भाई, तो बल्कि और छोटा ही हो गया। तो क्यों लग पा रही है? मैं बताता हूं क्यों लग पा रही है। इसी बात को एक्सप्लेन करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में, कि न्यूट्रल एटम जो कंपाउंड नहीं बना पा रहा Cr+3, वो 6 लिगेंड अपने पास लगा पा रहा है। इसके रीजन 3 है। पहला रीजन क्रोमियम का छोटा साइज है। दूसरा रीजन इसके पास d ऑर्बिटल है। बोलो, देखो छोटे साइज से क्या होता है, दैट आई डोंट नो, दैट आई डोंट नो। तो पढ़ाने क्यों आया है? तो सीधा यही कह रहा है। मेरी बात सुन, बड़े के अराउंड 6 लगना इजी है या छोटे के अराउंड? बड़े के अराउंड 6 लगना इजी है ना। लेकिन यहां पे क्या हो रहा था, स्टेरिक, ये कौन सा स्टेरिक है? क्या क्या स्पेलिंग होती है? स्टेरिक क्राउडिंग हो रही है। यहां पे स्टेरिक क्राउडिंग हो रही है, नहीं लग पा रहे। लेकिन जब और छोटा हो गया आयन तो इसके अराउंड लग पा रहे हैं। तो छोटे साइज की वजह से क्यों लग रहे हैं? क्या क्राउडिंग अब नहीं हो रही? ये बात तो मुझे समझ नहीं आ रही, बट दिस इज द रीजन। डी ऑर्बिटल इसके पास भी था, डी ऑर्बिटल इसके पास भी है। अरे बोले, तो ये बात भी मेरा समझ नहीं आ रही है। डी ऑर्बिटल तो यहां भी है, क्योंकि डी ऑर्बिटल उन्होंने रीजन दे रखा है। तीसरा रीजन है जो सच में मुझे समझ में आ रहा है, जो इस चीज को समझाता है कि फ्लोरीन नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है। वो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड पॉजिटिव के पास जाना चाहते हैं, न्यूट्रल के पास क्यों जाएंगे? अरे बोलो, यही बात समझ है? कैसे भाई? फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, क्रोमियम पे यहाँ कौन सा चार्ज है? क्योंकि न्यूट्रल है तो कोई चार्ज नहीं है। तो कोई नेगेटिव चीज किसी ऐसी चीज पे जाना चाहेगी जिसपे कोई चार्ज ही नहीं है। अरे किस पे जाना चाहेगी? जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके ऊपर हाई आयनिक चार्ज है जो कि इसके पास नहीं था, तो ये बनाएगा ना कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अरे बोलो भाई, डी ऑर्बिटल इस पे भी था, इस पे भी था। छोटा साइज इसका है, इसका थोड़ा बड़ा ही था, तो लग जाते ना, बड़ा था तो ये दो रीजन तो मेरे समझ नहीं आए। कौन कौन से? पहला अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, दूसरा स्मॉल साइज। ये बात मेरे समझ में, मेरे तीसरी बात समझ में आई क्या, कि इसके ऊपर आयनिक चार्ज है जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड को अपने पास अट्रैक्ट करके। अरे भाई तुम्हारे को एक एग्जांपल देता हूं, पता नहीं तुम्हारे समझ में आएगा कि नहीं होगा। कई बार 10 कमरों का मकान भी होता है ना, वहां पे भी 6 लोग नहीं रह पाते, और कई बार 2 कमरे के मकान में भी 6 लोग रह लेते हैं। कैसे? बॉन्डिंग यहाँ पे है, यहाँ बॉन्डिंग नहीं है। समझ रहे हो? अरे मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्या पता 10 कमरों में शायद और बढ़िया से रहते हो, हमारे है नहीं ना, हमें पता नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो ध्यान देना, 2 कमरे में भी 6 लोग, मतलब छोटे में भी 6 लोग रह पा रहे, कई बार बड़े में भी नहीं रह पा रहे। तो वही वाली बात है, बड़े के अराउंड 6 लिगेंड नहीं लग पा रहे, छोटे के अराउंड 6 लिगेंड लग पा रहे हैं। डी ऑर्बिटल इसके पास भी है, इसके पास भी है। इसका छोटा साइज है, इसका कंपैरेटिवली बड़ा है, तब भी नहीं लग पा रहे, स्टेरिक क्राउडिंग हो रही है। ये वाली बातें तो मेरे समझ में नहीं आई, जबकि रीजन दे रखा है। मेरे तीसरी बात समझ में आई क्या, कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से वो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स को क्या कर रहा है। तो 3 रीजन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के दे रखे हैं। पहला, ड्यू टू देयर कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज। सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। थर्ड, हाई आयनिक चार्ज। हाई आयनिक चार्ज मुझे जेन्युइनली समझ आ रहा है, बाकी 2 रीजन है, याद करने भी है, लेकिन समझ में, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अरे भौंको, बोलो भाई। लिख दे इसको, तो लिखना, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किन किन वजहों से हो पा रही है?
ये मिटा दूं, कुछ जरूरत तो है नहीं। लिखो रीजन क्या है। फर्स्ट रीजन क्या है भाई? फर्स्ट, ड्यू टू कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज। सेकंड, ड्यू टू availability of d orbital, and third, due to high ionic charge। पेपर में क्वेश्चन आता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स? सो द रीजन इज दीज थ्री। इज दैट क्लियर? लिख लो। देखो मैंने बाकी आपको कंफ्यूजन सिर्फ इसलिए दी क्योंकि वो कुछ खास समझ में नहीं आ रही। डी ऑर्बिटल इस पे भी है, इस पे भी है, छोटा साइज इसका थोड़ा ज्यादा ही है, तो छोटे पे तो मुश्किल होना चाहिए ना, ये तो रीजन होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये दो रीजन दे रखे हैं, डी ऑर्बिटल है इसलिए बना रहा है, कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज है इसलिए बना रहा है। अरे सुसरे वो तो इस पे भी था। ये तीसरी वाली बात जो है ये समझ में आ रही है, लेकिन बाकी ये दो आपको याद रखनी है कि यू समझ में आया, यू दहेज में मिल गया आपको। समझ रहे हो? याद रखना है। लिख ले इसे फटाफट। नेक्स्ट आता है बच्चों कि जो जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एक्ट करते हैं कैटलिस्ट की तरह। मतलब वो किसी रिएक्शन को फास्ट या स्लो कराने का दम रखते हैं। समझ रहे हो? तो लिखो अगली प्रॉपर्टी क्या है? कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, इज दैट क्लियर? तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होता है लिखना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स and their complexes have ability to act as catalyst. This is due to their ability। उनकी कैसी एबिलिटी है गाइस? ऐसा क्यों होता है? उनकी एबिलिटी होती है मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को अडॉप्ट करने की। समझ रहे हो? अरे बोल लो भाई। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनकी सबसे बनती है, ऐसे लोग होते किसी के नहीं है, लेकिन उनकी सबसे बनती है। समझ गए? ऐसे लोगों की सबसे बनती है, तो वो सबकी बातें इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, यहां ध्यान देना कि कैटलिस्ट जो होता है वो काम कैसे कराता है। एक को एक ऑक्सीडेशन स्टेट में अपनाया और दूसरे में ले जाकर के उसे कन्वर्ट कर दिया। समझ रहे हो? सपोर्ट भी तो करना चाहिए। तो यहां ध्यान देना, दिस एबिलिटी इज ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन state and form complexes। ओके गाइस, कॉम्प्लेक्सेस। ओके, ये लिख लो। नेक्स्ट आता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, एक ये है और इसके बाद बस एक लास्ट है। ठीक है, ये लिख लो इतना फटाफट। नेक्स्ट आता है बच्चों, ध्यान देना, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, जैसे कोई भी कंपाउंड होता है उसके बीच में, एटम्स के बीच में गैप तो होता है ना, तो एटम के बीच में जो गैप होता है उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं उसे? इंटरस्टिशियल स्पेस। तो उस स्पेस के अंदर अगर मैं छोटे छोटे एटम इंट्रोड्यूस कर दूं तो वो नॉर्मल मेटल नहीं रह जाता, वो क्या बन जाता है?
इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या बन जाता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये अलॉय नहीं है, अलॉय कुछ अलग होता है, वो इसके बाद अभी बताऊंगा। तो यहां पर लिखना क्या, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स are those which are formed when small atoms like H, C और N, छोटे छोटे एटम कौन से? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, are trapped inside crystal lattice of metals का जो 3D स्पेस होता है ना, उसमें ट्रैप हो जाए। अब इनके फीचर्स लिखते हैं, इनके फीचर्स क्या है? फीचर्स लिखते हैं। पहला फीचर लिखते हैं कि दे हैव कंपैरेटिवली हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द प्योर मेटल। कंपैरेटिवली हायर मेल्टिंग पॉइंट को लिख देते हैं मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल से ज्यादा होता है। सेकंड क्या लिखा है? दे आर वेरी हार्ड ठीक है। इसके बाद आपको एक बात बताता हूं, दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस क्या है? गलत। दुनिया का 4th स्ट्रॉन्गेस्ट डायमंड है। उससे भी स्ट्रॉन्ग चीजें हैं, ठीक है, जो अपने सोल्जर्स के लिए, अरे सुन ले भाई 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 भाई, अरे भाई सुन ले ना, जो अपने सोल्जर्स के लिए जो बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह बनती है ना, वो बनती है बोराइट्स की। किसकी बनती है? बोराइट्स। और बोराइट्स डायमंड जितनी स्ट्रेंथ रखते हैं, डायमंड जितनी है, उतनी ही रखते हैं, डायमंड जितनी होती है। अरे और भी कई चीजें हैं ना यार, जो और ज्यादा स्ट्रेंथ में होती है। अब मेरी बात सुनना, जो सोल्जर को दिया जाता है जैकेट, अब वो जैकेट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सोल्जर ऐसे पहना और दब गया, अब भागू कैसे, अरे रुदा भाई 100 किलो की तरह जैकेट डाल दी, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। वो लाइट वेट भी होना चाहिए और हार्ड बहुत होना चाहिए स्ट्रेंथ में, समझ गए बात? तो ऐसे ही कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, जो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं और अप्रोच करते हैं डायमंड जितनी, समझ गए बात? तो यहाँ लिखना, दे आर वेरी हार्ड, some boride approach diamond in हार्डनेस। ओके, बोलो भाई। थर्ड आ जाओ। थर्ड क्या लिखा है? दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, मतलब कंडक्टिविटी रिटेन रखते हैं। मेटल जनरली क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं ना। तो यहां पर लिखना रिटेन्स मेटालिक कंडक्टिविटी। इज दैट क्लियर? और लास्ट पॉइंट चौथा, दे आर केमिकली इनर्ट। केमिकली इनर्ट का क्या मतलब होता है गाइस? कि केमिकल से इजीली रिएक्ट नहीं करते। फटाफट लिखेंगे इसको, कहां आन दो भाई। नेक्स्ट टॉपिक आता है आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है अलॉयज। पहली बात, अलॉयज बनते कैसे हैं? ठीक है, आप आयरन लो, क्या लो आप? आयरन को मेल्ट कर दो, टेम्परेचर दे करके मेल्ट कर दो, लिक्विड बन गया। कार्बन लो, मेल्ट कर दो, वो भी लिक्विड बन गया। दोनों को मिक्स करो, स्टर करो, और अब उसे रूम टेम्परेचर पे धीरे धीरे स्लोली ठंडा होने दो।
तो अब जो बना है, अब वो आयरन नहीं आया, अब वो आयरन और कार्बन का मिक्सचर है। अब मेरी बात समझना, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करी हमने। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से आपने मिलाया, तो जो आपका प्रोडक्ट H2O बना, हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी है, O2 की अलग है, और H2O की कुछ अलग ही आ रही है। यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज जो केमिकल रिएक्शन नहीं है, जैसे आपने आयरन के अंदर क्या मिक्स किया, कार्बन, तो अब जो मिला है ना स्टील, उसकी प्रॉपर्टी इनके इंटरमीडिएट होगी। यही बात समझ, मेरी बात तसल्ली से समझो। ये है केमिकल रिएक्शन, जो कि बैलेंस तो दिख नहीं रही। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हो सकता है प्रॉपर्टी मैच करे, हो सकता है बिल्कुल ना करे। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है अलॉय बनाना। अलॉय में हमने सिंपली या तो दो या दो से ज्यादा मेटल, या मेटल और नॉन मेटल, कभी नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल का अलॉय नहीं बनता। तो ध्यान देना, टू और मोर मेटल्स या मेटल एंड नॉन मेटल, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, अलॉय बनाते हैं। जबकि टू और मोर नॉन मेटल अलॉय नहीं बनाते। आपने अलॉयज छोटी क्लास में पढ़ रखा है कि आयरन और कार्बन का अलॉय क्या बनता है, स्टील बनता है। आयरन और कार्बन मेटल, अरे गरीब आदमी, नॉन मेटल है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ गया। सॉरी, कहां आंदे, आयरन और कार्बन क्या है, स्टील। और आयरन में कार्बन के साथ अगर मैं थोड़ा सा क्रोमियम मिला दूं, क्रोमियम, तो यू बन गया स्टेनलेस स्टील। क्या बन गया, कौन सा स्टील बढ़िया है, स्टील या स्टेनलेस स्टील? स्टेनलेस स्टील ज्यादा बढ़िया है। तो ये है अलॉयज, और अलॉयज की प्रॉपर्टी ऑब्वियस सी बात है प्योर मेटल से ज्यादा एनहांस्ड होती है, क्योंकि उसमें दो अलग अलग मेटल और नॉन मेटल के गुण आ जाते हैं। ये समझ में आया नहीं आया? मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण आ जाते हैं, या दो मेटल के गुण आ जाते हैं। समझ गया? समझ गया या नहीं समझा? आज की क्लास बस इतनी। चलो बाय बाय।